तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, टाइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है आप लोग का जेएनबी 2024 से रिलेटेड, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग बहुत कोई रिक्वेस्ट किए कि वीडियो बनाए जेएनबी पर, क्योंकि आप लोग पता है प्रीवियस ईयर मतलब कि 2023 में मैंने जेएनबी का तैयारी करवाया था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से पढ़कर सिलेक्ट हुए थे, लेकिन इस बार मुझे समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण से मैं तैयारी अच्छी तरह से नहीं करवा पाया। लेकिन मैं आप लोग बोल रहा हूँ, यदि आपके पास समय, जितना भी समय बचा हो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ प्रीवियस ईयर, मतलब पहले जो 2023 में करवाया था। तो उसको चेकआउट कीजिए। आप लोग का जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होगा, और उस तरह से क्वेश्चन आप लोग के जेएनबी में पूछा जाता है, तो जेएनबी का वो क्लियर भी कर पाएंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का बात किया जाए या जितने भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट मैंने करवाया है। तो आज के वीडियो में मैथ्स का लेकर आ चुका हूं, जिसमें मैथ्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं। मतलब 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका सारा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। मतलब इस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो वो आपका बनना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 81 से आपका 100 तक यानी 20 क्वेश्चन आता है जेएनबी में। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा 81 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। एक घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम है, इसकी प्रायिकता किसके सबसे निकट होगी? तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, क्योंकि यदि इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ा होता है लेकिन वन से छोटा होता है। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। यदि जीरो की इक्वल हो जाए तो उसको अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं, और यदि वन की इक्वल हो जाए तो उसको निश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जीरो के जितने करीब आएगा, वो उसकी संभावना बहुत ही कम होगी, घटित होने की संभावना बहुत ही कम होगी। यदि वन के जितना नजदीक आएंगे, वो संभावना बहुत ही अधिक होगा, प्रायिकता अधिक होगा। ठीक है, तो यानी जीरो के नजदीक जो होगा, उसी का घटित होने की प्रायिकता सबसे कम होगी, संभावना बहुत ही कम होगी। तो देखिए, सबसे कम क्या है? जीरो के नजदीक क्या है? ऑप्शन डी में दिख रहा है 0.0001, है कि नहीं? ये जीरो के सबसे नजदीक है, जीरो के आसपास है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सबसे संभावना बहुत ही कम होगी, घटना घटित होने की संभावना बहुत ही कम होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? यदि वन होता तो उसको निश्चित घटना की प्रायिकता, जीरो होता तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तो जीरो के निकट ये हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ, जीरो के निकट कौन है? ये है। तो मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे कि इसका घटना घटित होने की संभावना बहुत ही कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं बता दूं, दो क्वेश्चन के द्वारा ही आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है आपका। चाहे प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है, आप ये दो कॉन्सेप्ट मैं जो अभी बता रहा हूं, इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक पेटी में केवल लाल, हरे तथा सफेद रंग की गेंदें हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले कौन कौन सा रंग का है। ग्रीन कलर का है, ग्रीन है, एंड आपका देखिए रेड है, ग्रीन है, एंड व्हाइट है। ये दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5। तो 2/5 है इसका, रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ टेकिंग आउट ए व्हाइट बॉल इज 1/5। व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी आपका 1/5 दिया हुआ है। तो ग्रीन बॉल के कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, मान लीजिए एक सिक्का उछाला मैंने, तो बोला कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2 होगा। अब यदि मैं पूछा कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो भी 1/2 आएगा। तो दोनों के ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कि जितना भी इवेंट हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो सारा इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं और उसको ऐड करते हैं, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक इस केस में भी वैसे ही होगा। इस केस में भी ऐसे ही होगा। ग्रीन बॉल का प्रायिकता हमको नहीं दिया है, तो हम इसको पी मान लिए। तो ये तीनों प्रायिकता हमको निकल गया। रेड बॉल का 2/5 प्रायिकता दिया हुआ, ग्रीन बॉल का मैंने पी मान लिया प्रायिकता, एंड व्हाइट बॉल का 1/5 दिया हुआ। तो ये तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तीनों को जोड़ने पर हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो जोड़ दीजिए और पी निकाल लीजिए। 2/5 प्लस पी प्लस 1/5 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ से पी का वैल्यू निकालिए, पी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 2/5। मतलब कि जो ग्रीन बॉल का प्रायिकता है, जो ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी है, वो हमारा 2/5 निकल गया। ये चीज हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का आप लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। ये चीज पढ़े होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल परिणामों की संख्या। यदि इंग्लिश में है तो आप फेवरेबल केस डिवाइडेड बाई टोटल केस, तो यही चीज पढ़े होंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल हमारा 2/5 निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकालने का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? अनुकूल डिवाइडेड बाई कुल। अनुकूल मतलब टोटल ग्रीन बॉल कितना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 18 ग्रीन बॉल है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा 18 हो गया, और कुल परिणाम की संख्या मैंने x मान लिया। मान लीजिए x है, टोटल बॉल हमारा पेटी में जो है x है, वही निकालने बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, बॉक्स में मैंने जो है x बॉल मान लिया टोटल। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी मैंने p अभी निकाला है ग्रीन बॉल का, जो कि 2/5 है। 2/5 बस इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। मतलब क्या हुआ? 18/x इक्वल टू हमारा 2/5। यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए तो 9, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल गया।
जो कि टोटल नंबर ऑफ वॉल्स मैंने एज्यूम किया था, तो वो 45 हो गया। तो 45 किसमें? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 2 क्वेश्चन के द्वारा मैंने जो है पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। यदि 0 हो जाएगा उसको अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहेंगे। यदि 1 हुआ तो उसको निश्चित घटना की प्रायिकता कहेंगे। 0 के जितना नजदीक होगा उसका घटना घटित होने की संभावना उतना ही कम होगा। तो इसमें वही क्वेश्चन था कि किसका घटना घटित होने की संभावना कम होगा, तो जो 0 के नजदीक होगा। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा नजदीक है 0 के। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें देखे। पहला कॉन्सेप्ट ये देखे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाए तो फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ठीक है। और इसमें ये चीज पढ़ें कि यदि आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट का, बहुत सारा इवेंट हो सकता है। एक जैसे सिक्का को उछाले तो उसमें इवेंट एक क्या हुआ कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी एक इवेंट हुआ। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये भी एक इवेंट हुआ। तो यहाँ पर 2 इवेंट हमारा बन रहा है और दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी को यदि हम लोग ऐड किए तो वो हमारा 1 के इक्वल आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर 3 इवेंट दिया गया है, रेड आने की प्रायिकता, ग्रीन आने की प्रायिकता एंड व्हाइट आने की प्रायिकता। तो तीनों का जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तीनों को सम क्या होगा? 1 आना चाहिए। तो मैंने देखिए तीनों का सम 1 कर दिया, 1 के इक्वेट कर दिया है। ग्रीन का हम लोग को नहीं दिया प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन का मैंने प्रोबेबिलिटी पी मान लिया है और यहाँ से हम लोग पी फाइंड किए जो कि 2/5 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल हमारा 2/5 निकल गया। एंड प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है अनुकूल डिवाइडेड अनुकूल, वो इस फॉर्मूला में लगा दिया। ग्रीन बॉल हमारा टोटल 18 था, तो 18 डिवाइडेड बाय एक्स, मैंने कुल बॉलों की संख्या एक्स मान लिया और जो कि मैंने यहाँ पर निकाला उसका प्रायिकता 2/5 उससे इक्वेट किया, तो एक्स हमारा 45 निकल गया। आई होप इस दोनों क्वेश्चन के द्वारा आप जो है पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पर मतलब एक तरह का प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट आपको ये 2 क्वेश्चन के द्वारा ही मैंने करवाने की कोशिश किया, ठीक है। तो यही फायदा होता है, यही फायदा होता है मेरे क्लास में पढ़ने का, यही फायदा होता है कि मैं एक क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाता हूँ। उस तरह का कॉन्सेप्ट यदि आपका एग्जाम में आएगा, तो किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप जो है बना सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए 83 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है? नीचे दिया हुआ बंटन 100 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। कुछ इस तरह से देखिए, 10 से कम 5 विद्यार्थी है, 20 से कम 15, 30 से कम 30, 40 से कम 65 और 50 से कम हमारा 85, 60 से कम 100। तो ये क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में ये सीएफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, ये सीएफ दिया हुआ। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। बारंबारता कैसे निकालेंगे? बारंबारता से सीएफ निकालने तो आप लोग जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी से सीएफ कैसे निकालते हैं वो जानते हैं, लेकिन सीएफ से फ्रीक्वेंसी निकालने नहीं जानते होंगे शायद। तुम्हें बता देता हूँ कैसे निकालना। तो ये तो इक्वल होता है 5 5। उसके बाद क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मतलब दोनों घटा दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस तो ये हमारा 35 हो जाएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंस तो ये 20 होगा और इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा। आप एफ से सीएफ निकालने जानते होंगे, तो एफ से सीएफ देख लीजिए कैसे निकालते हैं। पहले तो ये 5 को 5 लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों का समेशन लेते हैं, ये क्रॉस 5 प्लस 10 15 हो गया, फिर 15 प्लस 15 ये 30 हो गया, 30 प्लस 35 65 हो गया, 65 प्लस 20 85, 85 प्लस 15 100। इस तरह से आप सीएफ निकाल लेते हैं। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है बंटन का बहुलक वर्ग, मतलब कि मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो यहाँ 35 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उस क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या बनेगा? 0 से 10 बनेगा, 10 से कम मतलब 0 से 10, 20 से कम मतलब 10 से 20 बनेगा, 30 से कम मतलब 20 से हमारा 30 बनेगा, और ये 30 से 40 बनेगा, और ये 40 से 50 बनेगा, और ये 50 से 60 बनेगा। तो बताइए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हमारा 35 है, और वो किस क्लास वर्ग में दिख रहा है? देखिए 30 to 40। तो 30 to 40 किसमें? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 84 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। 2 तरीके से इसलिए बताऊंगा क्योंकि यदि देखिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ट्रिकी होता है। ट्रिकी बोलने का सेंस क्या है कि आप देखने से ही उसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए पहले ट्रिक के द्वारा मैं इसको बता देता हूँ, या फिर पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, उसके बाद जो है ट्रिक से इसको बनाते हैं। सभी जगह ट्रिक काम नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक काम आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ट्रिक ही चेक करना, और वो ट्रिक क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 दिया हो। तो इसमें एक चीज आप लोग पता होना चाहिए। एक चीज सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यदि a प्लस बी आपका दिया हुआ मान लीजिए 2, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिखते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू आप लोग का फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला जानते होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये आप लोग सभी को जानते होंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। ये चीज फॉर्मूला यदि आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग का सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा।
ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ, और आप लोग ये चीज भी जानते होंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई क्वाट थीटा। तो मतलब ये लिख सकता हूँ ना, जैसे क्वाट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा होता है, 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ, टेन थीटा एंड क्वाट थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा मैंने लिख दिया, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। आप सॉल्व कीजिए, आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनता हुआ दिखेगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये या फिर इसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी मैं बता दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, टेन थीटा क्या निकलेगा वो निकाल लीजिए। जैसे चलिए बन गया तो मैं इसको भी बना दे रहा हूँ, तीन तरीका फिर हो जाएगा। तो टेन थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आप वो लगाए माइनस बी मतलब प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4ac, जो कि ये भी 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से क्या होगा, 2/2 मतलब कि 1 आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो क्वाट थीटा भी क्या हो जाएगा, क्वाट थीटा भी 1 आ गया। यदि टेन थीटा 1 तो क्वाट थीटा भी 1। अब देखिए तो यहाँ ये पहला तरीका हो गया, तीन तरीका बता दूंगा इस क्वेश्चन में। तो टेन क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस क्वाट क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 1 2। तो 2 किस में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पहला तरीका हुआ। अब मैं दूसरा तरीका और तीसरा तरीका पर चलता हूँ, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका में मैं ये यूज करूंगा जो अभी कुछ देर पहले बताया था, ए प्लस बी दिया हुआ तो ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे निकालते हैं, वो मैं दूसरा तरीका वो लगाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका कैसे लगाते हैं, आपका दिया हुआ टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन क्यूब थीटा, यही पूछा जा रहा है ना, टेन क्यूब थीटा प्लस क्वाट क्यूब थीटा ये किसके इक्वल होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसकी जगह आप ए मान लीजिए, इसकी जगह बी मान लीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा, ए प्लस बी हो गया, इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्वाट स्क्वायर थीटा माइनस ए बी कीजिएगा तो क्या होगा, टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा, वो 1 हो जाएगा ना, टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये 1 हो जाएगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि क्वाट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा, तो टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, हमारा 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी होगा ना, ए बी मतलब टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा, जो कि यहाँ 1 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 2, तो इसकी जगह मैं 2 पुट कर दिया, एंड क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 लिख सकता हूँ, 2 टेन थीटा क्वाट थीटा, 2 टेन थीटा क्वाट थीटा, 2 टेन थीटा क्वाट थीटा, चलिए लिख दिया। अब बताए टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा हमारा 2 दिया हुआ, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, एंड ये देखिए टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हमारा 2 हो जाएगा, -2 मतलब ये ओवरऑल 2 निकल गया। तो मैंने टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 निकाल लिया, तो इसके जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, 2 एंड -1 है, -1, तो ये ओवरऑल सॉल्व किया तो कितना आया, 2 - 1 1, तो ये भी 2 आ रहा है, तो इस तरीका से भी मैंने बता दिया 2 आएगा। ये मैंने दो तरीका बता दिया, आप लोगों को जो भी तरीका यूजफुल लगे, जो भी तरीका आप सही तरीके से समझ पाए, उस तरीका आप फॉलो करके इस तरह का सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब आइए थर्ड कॉन्सेप्ट, जो थर्ड तरीका मैं बताने वाला हूँ, दो तरीका बताया ना, अब थर्ड तरीका से भी 2 आंसर आना चाहिए। अब थर्ड तरीका क्या है, वो एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा कि इसमें ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए उस पर भी आप लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, और ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी हम लोग धुआं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यदि एक क्वेश्चन को बहुत सारा तरीका से याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट भी भूलेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा 1 दिया हुआ है, चलिए टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा हमारा 1 दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है, 2 मैंने लिख दिया है। अब देखिए कि ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो बताइए ये 2 कब आएगा, जब हम लोग टेन थीटा को 1 कर दे, क्वाट थीटा को 1 कर दे, तब 2 आ जाएगा। क्या 1 पॉसिबल हो पाएगा, ये टेन थीटा और क्वाट थीटा 1 पॉसिबल हो पाएगा, यदि पॉसिबल हो पाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। अब देखिए यदि टेन 45 डिग्री किए तो भी 1 आया, क्वाट 45 डिग्री किए तो भी 1 आया, ये देखना होगा, चेकआउट करना होगा, आप लोग को चेक करना होगा। थीटा की जगह यदि 45 डिग्री पुट करने पर
ये दोनों क्या है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, देखिए tan 45 1 cot 45 1 1 + 1 2, चलिए आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा आ रहा, मतलब क्या हुआ कि थीटा का वैल्यू हमारा 45 होगा, मतलब हम लोग 45 डिग्री निकाल ले थीटा का वैल्यू, तो यानी कि थीटा का वैल्यू 45 आ गया, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा 1 होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 भी हमारा 1 होता है, तो ये cot थीटा भी निकल गया 1, cot थीटा tan थीटा भी निकल गया 1, तो बताइए यहाँ 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करना जो कि 2 हो जाएगा। तो तीन तरीका से मैंने बताया, जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीका को फॉलो कर सकते हैं। तो यही होता है, मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में ट्रिकी वाला बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से और एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं इस ट्रिक से माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है एक त्रिभुज एबीसी में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अंतर्वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AB की लंबाई क्या होगा, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक ट्रायंगल ABC सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब सो दैट BD इक्वल टू 12, BD इक्वल टू 12 आपको दिख रहा होगा, DC इक्वल टू 9 भी वो भी दिख रहा होगा, एंड इसका रेडियस 6 है, तो मतलब ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड एबीसी का एरिया क्या दिया हुआ, ट्रायंगल का एरिया हमारा 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ एबी, इस साइड का लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे इसको देखिए, इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग वृत्त में पढ़े होंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है समान होती है, यदि कोई बाहरी पॉइंट से, मान लीजिए पी पॉइंट है, इसमें दो स्पर्श रेखा, बाहरी पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये हो गया पीबी पीए और एक हो गया पीबी, तो ये आप जानते हैं, ये लेंथ जो है दोनों इक्वल होता है, पीए इक्वल टू पीबी, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, यदि आप पढ़े होंगे सर्कल चैप्टर, तो सर्कल चैप्टर में ये सारा चीज पढ़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यदि हमारा 9 सेंटीमीटर है डीसी, तो ये देखिए ये बाहरी पॉइंट हो गया इस सर्कल के लिए, तो डीसी, और ये देखिए ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको पी नाम देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको क्यू नाम दे देते हैं, तो क्या होगा, पीसी हमारा 9 हो जाएगा, समझ गए ना, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले बताए। अब यदि ये 12 है, तो ये भी हमारा BD यदि 12 है, तो BQ भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा रेडियस जो कि दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, AB की लंबाई पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए AQ की लंबाई x, मान लीजिए x, तो हमारा AP की लंबाई भी x हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं करता हूँ, करता ये हूँ कि इसको मिला दीजिए, किसको मिलाना है, तो इसको मिला दीजिए, B को O से मिलाइए, चलिए B को O से मैं मिला देता हूँ, ये देखिए B को O से मिला दिया, एंड B को C से भी मिला दिया, इसी तरह मैं A को O से मिला देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, A को O से मैं मिला देता हूँ, A को O से मैंने मिला दिया। अब तीन ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कीजिए, और वो किसके इक्वल होगा, 189 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, तो 189 कर देता हूं मैं। अब कैसे एरिया निकालते हैं तो मैं बताता हूँ, विकास चार्जर निकालो तो लैपटॉप का। हाँ, तो देखिए अब एरिया निकाल देते हैं, तीनों ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB, तीनों का एरिया निकाल के हम लोग उसका सम कितना होना चाहिए, 189 होना चाहिए, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसका ट्रायंगल पहले BOC का ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ट्रायंगल BOC हाफ गुना बेस गुना ऊंचाई, आप ये जानते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बेस देखिए 12 प्लस 9 कीजिए 21 हो जाएगा, इंटू हाइट क्या होगा, हाइट तो ये 6 दिया हुआ, 6 हो गया, प्लस प्लस इस ट्रायंगल का फोकस कीजिए AOC, AOC का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा इसका, ये भी हमारा, इसको भी मिला दीजिए, ये भी हमारा 6 हो जाएगा, बेस बेस हमारा 9 प्लस एक्स हो जाएगा, बेस 9 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, प्लस फिर से हम लोग करना है ट्रायंगल AOB, AOB हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे होंगे। यहाँ से आप क्या कीजिए कि 1/2 इंटू 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखिए ये 3 बार में, ये भी हमारा 3 बार में, ठीक है, ये भी हमारा 3 बार में, और ये भी हमारा 3 बार में, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 21 यहाँ बचा, प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, ठीक है,
ये टोटल कितना हुआ, और ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल एरिया के इक्वल होगा, 189 के इक्वल होगा, 189। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, एक बार यहाँ थोड़ा जगह की कमी है, तो 3 इंटू, तो यहाँ से देखिए 21 प्लस 9 30 हो जाए, 30 प्लस 12 ये 42 हो गया, 42 प्लस ये हमारा 2x हो गया, 2x, और ये किसके इक्वल होगा, 189। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, यहाँ से x फाइंड कीजिए, ये 6 ये 3, तो यहाँ से 2x इक्वल टू हमारा हो गया 1 एंड 2 21, यानी x इक्वल टू हमारा 10.5 आ गया। तो x हमारा 10.5 आ गया, और हमें AB का लंबाई पूछा जा रहा, तो AB का लंबाई क्या होगा, 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स मतलब क्या होगा, 12 प्लस 10.5, जो कि हमारा हो जाएगा 22.5। 22.5 इसमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं लैपटॉप में चार्ज लगा लेता हूँ क्योंकि चार्ज कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 86। 86 में देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगना है, दिखाता हूँ आपको। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। दो कॉन्सेप्ट इसमें लगना था, सर्कल का क्या प्रॉपर्टी होता है, जो आपका स्पर्श रेखा होती है वो लंबाई में सेम होती है, वो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया। त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिभुज क्षेत्रफल मतलब 3 त्रिभुज मैंने बनाया, तीनों त्रिभुज का एरिया को इक्वेट जोड़ दिया, जो कि टोटल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 189, जो कि उसके साथ इक्वेट करके यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, और हमारा AB की लंबाई क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, तो वो हमारा निकल गया फाइनल आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कहा जा रहा है देखिए, एक मिनट, 86 में क्या कहा जा रहा है देखिए, 86 में हमारे कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से गुजरने वाले रेखा बिंदु Q पर मिलती है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया, एक टेंजेंट PQ है, टेंजेंट PQ है जो P पर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थ्रू द सेंटर O दिया हुआ है एट ए पॉइंट Q, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगा, ये PQ का लेंथ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सर्कल में आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये हमारा एच हो गया, 12 क्या हुआ, हाइपोटेनियस हो गया ना। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, पीक्यू पूछा जा रहा, तो पीक्यू को हम लोग लिख सकते हैं ना, पीक्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वो आप पाइथागोरस जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 144 हो गया माइनस 25, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 119 119, जो कि ऑप्शन डी में है, और ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वो एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 119 अंडर रूट 119 119 होगा। ठीक है, अंडर रूट 119। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें कहा जा रहा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर और आधार के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो मैं सबसे पहले डायग्राम आपको ड्रॉ करवाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा ऊंचा भवन है, जो कि यहाँ पर लिखा है 60 मीटर का, ये जो हमारा बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना, ये बिल्डिंग हो गया 60 मीटर का, एंड ये लाइट हाउस हो गया, ये हमारा लाइट हाउस हो गया, जिसका क्या है, इसका ऊंचाई तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि उसका शिखर का आधार, ये शिखर शिखर हो गया, शिखर और आधार के उन्नयन तथा उन्नमन क्रम, शिखर का उन्नयन को कितना दिया गया है, ये हमसे दिया गया है एक 60 मीटर ऊंचे भवन से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, ठीक है, शिखर और आधार के उन्नयन तथा अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए मैं देख रहा हूँ, ये बिल्डिंग हो गया, मैं ये बिल्डिंग ले लेता हूँ, यहाँ से यदि मैं देख रहा हूँ तो इसको कैसे देखेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे, इसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, अच्छी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, इस यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डॉटेड लाइन से ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, जो कि कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री मैंने लिख दिया। और अवनमन कोण क्या होगा, इसका आधार का अवनमन कोण देखिए, अवनमन कोण शिखर और आधार के उन्नयन तथा अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमारा ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ से मिला देता हूँ, तो ये अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री, तो ये यदि 60 डिग्री हो गया तो ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये लेंथ पूछा जा रहा है, ये हमारा क्या हो, लाइट हाउस है, ये बिल्डिंग है, दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, 1060 लगा दीजिए, 1060 क्या हो जाएगा 60 बाई एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 1060 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू हमारा
60/x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 60/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा ओवरऑल 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बना देता हूँ, ये 60√3 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 20 हो गया, मतलब ये 20√3 आंसर हो जाएगा। 20√3 किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दिया गया था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग। यही कहा गया था कि एक बिल्डिंग है 60 मीटर का, उसके यदि हम लोग जो ऊंचाई है वहां से यदि देखेंगे लाइट हाउस को, तो उसका उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री बन रहा था, और उसको आधार का देखेंगे लाइट हाउस का आधार को, तो अवनमन कोण हमारा 60 डिग्री बन रहा था। तो बस ये यदि 60 है तो ये भी 60 हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा था, मैंने x मान लिया। x कैसे निकालेंगे, tan 60 लगा दिया मैंने, तो उस तरह से हमारा x निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कहा जा रहा है r इकाई त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका त्रिज्या क्या r है, अर्धवृत्त है, तो मैं सबसे पहले अर्धवृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में क्या करना है कि सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये एक त्रिभुज में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा कैसे होगा, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या होगा, जब ये हमारा जो इसका डायमीटर है, जो डायमीटर है इस वृत्त का, ठीक है, जो व्यास है ये क्या होना चाहिए, 2r होना चाहिए, ये 2r होगा, ये तो पता ही है व्यास 2r होगा, क्योंकि r इकाई त्रिज्या ये 2 होगा। और ये क्या होना चाहिए, ये भी हमारा r होना चाहिए, ये जो शीर्ष से हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा r होना चाहिए, तभी इसका एरिया जो है मैक्सिमम होगा। इस केस में हमारा एरिया मैक्सिमम होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का एक कोण हमारा 90 डिग्री बनता है। तो बस इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या निकल जाएगा, आप त्रिभुज का एरिया निकालने जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बी इंटू एच। तो देखिए हाफ इंटू बी कितना होगा, 2r हो जाएगा, 2r के इक्वल होगा, और एच हमारा r के इक्वल हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर आंसर हो गया। आर स्क्वायर किसमें, ऑप्शन ए में। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें बोला जा रहा था अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाला सबसे बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे बड़ा त्रिभुज कब होगा, जब उसका शीर्ष से मतलब ऊंचाई हमारा r के इक्वल हो जाए, स्मॉल r। क्या ऊंचाई r से बड़ा हो सकता है, कभी ऊंचाई r से बड़ा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि ऊंचाई r से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि ऊंचाई r से बड़ा कर देंगे, ऐसा हो सकता है, जैसे इसको यदि ऊंचाई कंसीडर कर लिया जाए तो हो सकता है ये r से बड़ा हो जाए, लेकिन फिर क्या होगा, उसका बेस जो है, आधार जो है वो 2r से कम हो जाएगा, 2r से कम हो जाएगा। तो ये देखना है, यदि आधार को हमको सबसे बड़ा करना है तो आधार को सबसे बड़ा क्या कर सकते हैं, 2r कर सकते हैं। आधार सबसे लंबा क्या हो सकता है, 2r ही हो सकता है ना, 2r हो सकता है आधार। और यदि 2r फिक्स कर दिया आधार, तो ऊंचाई सबसे लंबा क्या हो सकता है, r के इक्वल हो सकता है, r के इक्वल हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा त्रिभुज हमारा बन गया, और इसका एरिया सबसे मैक्सिमम होगा, जो कि इस तरह से मैंने निकाला, आर स्क्वायर निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 हो गया, एंड 87 भी आपका हो गया। 89 की ओर चलते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ देर पहले बताया था tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, तो उसमें बोला था कि आप ट्रिकी मेथड से भी बना सकते हैं, और मैंने बताया था एक क्वेश्चन और दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन ये है, यदि हम sin x को 1 मान ले, cosec x को 1 मान ले, तो ये 1 + 1 2 हो गया ना, 1 + 1 2 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा। देखिए पुट करके, यदि sin 90 1 होगा, cosec 90 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो गया। तो मतलब क्या, sin x भी हमारा 1 हो जाएगा, cos x भी 1 हो गया। तो देखिए sin का पावर 1 मतलब 1 का पावर 19 प्लस 1 का पावर 19, तो ये 1 + 1 2 हो गया। 2 किसमें, ऑप्शन सी में। समझ गए, ये हो गया ट्रिकी मेथड, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं लगाना है। आप जैसे यहाँ पर cos x की जगह कुछ और रहता, मान लीजिए tan x रहता, sin x + tan x = 1, तो आप ये थोड़ी लगा सकते थे, tan x = 90 डिग्री पुट कर ही नहीं सकते थे, ये तो 1 हो जाता, लेकिन tan 90 डिग्री क्या 1 होता है, नहीं होता है। तो ये तरीका आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ sin x एंड cos x दिया हो, तो x की वैल्यू 90 डिग्री हम लोग पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए sin 90 डिग्री 1, cosec 90 डिग्री 1, तो LHS में हमारा 2 बन रहा है, RHS में भी 2 है, तब सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज इसका प्रॉपर मेथड यदि देखा जाए, जैसे tan x वाला में मैंने 3 तरीका आपको बताया था, तो इसमें देखिए यदि प्रॉपर मेथड देखा जाए तो क्या होगा, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे ना tan x वाला में, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, sin x की जगह मैंने sin x ही लिखा, sin x। ठीक है, एंड cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, 1/sin x, इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ 2, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है
इसमें दिखा रहा हूँ, +1 = 0 ये बनेगा। अब यहाँ से साइन एक्स निकाल लीजिए। साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स यदि आप निकालना चाहेंगे तो -b मतलब 2 ± √b²। b² हमारा 4 -4ac। इसमें भी देखिए वैसे ही बन रहा, डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब यहाँ से 2 निकल गया, सॉरी 1 निकल जाएगा। देखिए ना, 4 - 4 ये तो 0 हो गया, 2/2 मतलब 1 निकल गया। तो साइन एक्स का वैल्यू 1 आ गया। तो आप जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू 1 है, तो कोसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है? 1/sin x। तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स भी 1, कोसेक भी 1, तो 1 का पावर 19 कीजिए, 1 का पावर कुछ भी कीजिए वो 1 ही बनेगा। एंड 1 का पावर 20 कीजिए, ये हमारा क्या होगा? 1 + 1 जो कि 2 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को आता रहता है। 2 क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछा गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या कहा जा रहा है? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ABCD, जिसका शीर्ष दिया हुआ, वर्टाइसिस दिया हुआ 0,3, और इसका भी दो तरीका से मैं बताऊंगा। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,0, सी का कोऑर्डिनेट 5,0। तो इसका शीर्ष डी क्या होगा? तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने ABCD ड्रॉ कर दिया, ABCD। तो ए का क्या दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,3 लीजिए। दो तरीका मैं बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ, सी का कोऑर्डिनेट हमारा 5,0 दिया हुआ। डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको मैंने x, y मान लिया, x, y। तो ये पहला तरीका है। इसमें क्या करना है? आपको डायमीटर को जोड़ देना है, डायमीटर को ऐड कर दीजिए, मतलब ये डायमीटर बन गया, एक ये डायमीटर बन गया। इस पॉइंट का निर्देशांक में O मान लेता हूँ। तो आप लोग ये चीज तो पढ़े होंगे कि इसका जो, यदि ये मिड पॉइंट हो गया ना, BD के लिए O क्या होगा? BD के लिए O हमारा मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह AC के लिए O क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो O का आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए? O का कैसे निकालेंगे? निर्देशांक कैसे निकालेंगे? ये एक बार BD ले लीजिए, BD को कंसीडर कीजिए। मिड पॉइंट क्या है? O है। तो मिड पॉइंट वाला पढ़े होंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले इसको ले लीजिए, AC को ले लीजिए, सॉरी पहले AC को लेना है, क्योंकि BD में हमारा D का नहीं दिया हुआ, तो AC को ले लीजिए। तो AC को लेंगे तो O का क्या होगा निर्देशांक? 5 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 5/2 होगा। एंड 3 + 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3/2 हो गया। तो O का निर्देशांक हो गया 5/2 एंड 3/2। यही होना चाहिए। यदि BD को भी हम लोग मिड पॉइंट ले, BD को मिड पॉइंट ले, तो यही हमारा होना चाहिए। A का जो निर्देशांक वही होना चाहिए। मतलब क्या? x + 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x/2 इक्वल टू क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट 5/2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया 5। उसी तरह फिर y कोऑर्डिनेट को देखिए, y + 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब y/2 इक्वल टू हमारे क्या है? 3/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया 3। y का वैल्यू 3 मतलब d का कोऑर्डिनेट हमारा क्या माने थे? x, y। तो x, y क्या होगा? 5,3, जो कि ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है कि तीनों का जो निर्देशांक दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो मैंने वो तो दिखा दिया। डी का कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया है। ये ओ पॉइंट जो मैंने दिखाया है, ये ओ पॉइंट क्या है? AC के लिए भी मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है, और BD के लिए भी मध्य बिंदु है। तो पहले मैंने माना AC के लिए मध्य बिंदु है, तो AC के लिए मध्य बिंदु है, तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा? O का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए? मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि x1 डिवाइडेड बाई x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो देखिए 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 5/2 हो गया। फिर क्या कीजिएगा? 3 + 0 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा? 3/2। मतलब ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट बन गया? ये O का कोऑर्डिनेट बन गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया O का कोऑर्डिनेट। अब फिर उसी तरह आप लगाइए BD के लिए भी O पॉइंट क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इस बार लगाएंगे x + 0 डिवाइडेड बाई 2, x + 0 डिवाइडेड बाई 2 x/2 होगा। और ये क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, जो कि 5/2 है। उसी तरह y में भी लगाएं, एंड ये x = 5, y = 3 निकला। ये हो गया पहला तरीका। तो मैंने बताया कि आपको दूसरा तरीका भी जानना होगा। दूसरा तरीका और इससे इजी है, आपको और अच्छा लगेगा दूसरा तरीका देख के। तो कैसे होगा दूसरा तरीका? तो देखिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पर। पहले तो देखिए मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखिए ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। जो पॉइंट दिया हुआ वो पॉइंट को मैं दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? 0,3। बताइए आप 0,3 कहाँ पे हो जाएगा? कहीं यहाँ पर हो जाएगा 0,3। ये हमारा पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0,3 हो जाएगा। यहीं पे होगा ना 0,3, मतलब 3 यूनिट ऊपर चलना है। एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, वाई का वैल्यू 3, ये पूरा 3 हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, 3 यूनिट ऊपर चले, ठीक है। और बताइए बी का कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो ओरिजिन पे है, बी हमारा ये हो जाएगा 0,0, 0,0 है कि नहीं? दिखा दिया मैंने बी को भी। एंड बताइए सी का कोऑर्डिनेट क्या है? वो 5,0 है, तो 5,0 कहीं यहाँ मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा 5,0, ये सी हो गया 5,0, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए ये हमारा क्या दिया हुआ था? समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज सभी को मान लीजिए डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे क्यों हो जाएगा अभी बताऊंगा। देखिए ये हम मिला दीजिए तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया ना। लेकिन आपको दिख रहा होगा ये एक तो आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो क्या सभी क्या सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब मैं बोल रहा हूँ कि सभी आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक आयत बन गया ना, मैंने तो ड्रॉ किया, जो जो कहा गया वर्टाइसेस मैंने ड्रॉ किया, तो कुछ इस तरह से बन गया। इसको मान लीजिए एक्स कोमा वाई, ये एक्स कोमा वाई क्यों माने, इसका डायरेक्ट ही हम लोग क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हुआ, 3 हो गया, ए से बी के बीच डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ बी और सी के बीच के 5 यूनिट चले ना, 5 यूनिट चले तब सी के पास पहुंच गए। तो डी के पास पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस में 5 चलना होगा, वाई एक्सिस में देखिए ऊपर कितना चलना होगा, 3 ना। तो 5,3 हो गया, डायरेक्ट निकाल लिए 5,3 जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना भी आपका आयत होगा सभी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा इस केस में एक्चुअल में ये आयत ही बन रहा था। यदि समांतर चतुर्भुज की जगह आयत भी लिख देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में ये आयत ही बन रहा है। बाकी मैंने 2 तरीका बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर जो आपको दिया हुआ वर्टाइसेस उसको आप यहाँ एक्सिस पर ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ पॉइंट देख लीजिए एक्स और वाई एक्सिस में। तो मैंने दिखाया वो एक आयत बन रहा था, तो आयत बना, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग बहुत इजीली निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। तो कैसा लगा वो तरीका? आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। ये भी मैंने 2 तरीका से बताऊंगा, 91 का भी एक ट्रिक बताऊंगा और एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा। 2 अंक वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है बताइए? तो वो 10 से शुरू होता है। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या 10 को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला 2 डिजिट नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल हो। तो वो तो आप बता सकते हैं, 12 होता है। तो 12 के बाद क्या होता है? 15 होता है। तो इस तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 2 डिजिट नंबर 99 तक जाता है। क्या 99 3 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है। तो लास्ट डिजिट हमारा 99 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा एक एपी बन गया। ये क्या हुआ? एपी बन गया, एपी बन गया, जिसका ए क्या हो जाएगा? ए हमारा 12 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी हमारा 3 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? जो लास्ट टर्म है वो हमारा 99 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? एन का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है। बस पुट कीजिए वैल्यू, ए एन की जगह 99, ए की जगह 12, एन निकालना है, डी की जगह 3। तो कैलकुलेट कीजिए, 99 में 12 घटाइए तो ये क्या हो जाएगा? 7 8 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो एन माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूना 6, एन 3 नम 27, 29 हो गया। तो यहाँ से एन का वैल्यू हमारा 30 हो गया। तो एन का वैल्यू निकालने बोला जा रहा है 30, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप बोलेंगे ये तो जनरल मेथड हो गया, ट्रिक क्या है? मैंने बताया इसको भी 2 तरीके से मैं बताऊंगा। तो ट्रिक ये है कि आप पहले लिख लीजिए, दो अंकों वाली संख्या की बात किया जा रहा है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से। तो मैंने 10 लिख दिया। कहाँ तक जाती है? 99 तक। मैंने 99 लिख दिया। अब क्या करना है? किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। लीजिए 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब आपको इसमें ट्रिक ये होता है कि इसमें आपको सिंपली भागफल लिखना है, भागफल लिखना है। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा बताइए? भागफल सिर्फ लिखना है, शेषफल को कंसीडर नहीं करना है। भागफल तो 3 आएगा सर। यदि 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भागफल बताए 33 आया। बस इतना हो गया ना। इन दोनों घटा दीजिए। यदि आप 33 में माइनस कीजिए 3 तो क्या आ जाएगा? 33 माइनस 3, ये हमारा 30 हो गया, 30 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। यदि 3 डिजिट का बोलता है तो 3 डिजिट में इसी तरह करते हैं, 100 कर देते हैं। यहाँ 3 डिजिट कहाँ शुरू होता है? 100 से, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, भागफल लिखते हैं। उसी तरह 999 तक जाता, 3 से डिवाइड, या जो भी डिवाइड, यहाँ तो 3 से बोला जा रहा है ना। मान लीजिए यहाँ 5 से करता, मान लीजिए इस तरह से ही रहता कि बताइए 5 से डिविजिबल कितना नंबर है 2 डिजिट का? तो यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से। यहाँ फिर जो भी भागफल आता है भागफल लिखते हैं, यहाँ पर जो भागफल आता है भागफल लिखते हैं। दोनों को आपको क्या करना पड़ता है? वो लास्ट में आपको दोनों को घटाना पड़ता है। जो घटाने पर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 2 तरीके से मैंने बता दिया। ये शॉर्टकट तरीका हुआ जो कि 5 सेकंड के अंदर, विद इन 5 सेकंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या कहा जा रहा है देखिए, 92 में कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में, मतलब रेसिप्रोकल है, 2 रूट होगा तो दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं सबसे पहले, जगह है कहीं पे, ये यहाँ पे जगह है, तो मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। सबसे पहले देखिए कौन सा रूट कौन सा आपका दिया हुआ है,
3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ। इसका एक रूट मान लीजिए अल्फा, इसका एक रूट अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं? यदि अल्फा एक मान लिए तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। क्यों 1/अल्फा होगा? क्योंकि बोला गया है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है। दोनों रूट क्या है? दोनों मूल क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब यही तो समझते हैं ना, कि वो एक अल्फा हुआ तो दूसरा हमारा 1/अल्फा हुआ, दो रूट आ गया। अब आप लोग क्या पढ़े हैं कि मूलों का योग गुणनफल जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी मूलों का गुणनफल, वो क्या होता है? वो होता है C/A। ठीक है, तो वही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। मूलों का गुणनफल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होगा? यहाँ दो मूल मैंने लिया अल्फा और 1/अल्फा, तो ये देखिए मूलों का गुणनफल मैंने लिख दिया। ये इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? C/A। यहाँ से देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें C क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को तो C बोलते हैं। C और A क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसी को तो A बोलते हैं। तो यहाँ A हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, k/3। अब देखिए अल्फा ने अल्फा को काट डाला, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k का वैल्यू हमारा 3 निकल गया। वही पूछा जा रहा था कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा, तो ये हमारा 3 आया ना, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए, आई होप आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में कहा जा रहा बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, को रेखा 2x + 3y - 7 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है वो क्या होगी? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप 11th क्लास का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आप 10th क्लास में तो 10th का ही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, तो मुझे चाहिए थोड़ा सा जगह इसके लिए। 2 पॉइंट हमारा दिया हुआ है ए और बी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी, इन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? ए का कोऑर्डिनेट हमारा 2, -2 और 3, 7। तो ये हमारा हो गया 2, -2, 2, -2 एंड 3, 7। ये 3, 7 दो पॉइंट हो गया, दोनों को मैं हम लोग मिला दिए। ठीक है, ये एक लाइन बन गया। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा बीच में पी है, जो इसको कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है? k/1। मैंने मान लिया k/1 में जो है डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा। तो सबसे पहले इस लाइन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। एक लाइन दिया हुआ ना कि रेखाखंड को रेखा 2x + 3y - 7 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है वो क्या है? तो मैंने वो मान लिया कि k/1 है। अब देखिए k/1 है तो आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे। इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1, y मान लेता है, x1, y। अब x1, y1 कैसे निकालते हैं वो तो ऑलरेडी आप जानते होंगे। x1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 निकालने का फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, होता है ना? आप पढ़े होंगे m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। उसी तरह y निकालने क्या पढ़े हैं कि m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये चीज पढ़े होते हैं। तो x1 निकालने क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू 3 तो 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 तो ये 2 हो गया, डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा k+1। उसी तरह y1 क्या हो जाएगा? y1 हमारा क्या हो जाएगा? y1 के लिए निकालेंगे तो k इंटू 7 है कि नहीं, तो 7k हो जाएगा प्लस 1 इंटू -2 तो वो तो -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -2 हो गया डिवाइडेड बाई k+1। अब बताइए, ये एक लाइन दिया हुआ था, ये एक एक्चुअल में एक लाइन था। ठीक है, मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक्चुअल में एक लाइन था जो कि P पॉइंट से होकर गुजर रहा, और इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ था। कितना दिया हुआ? देखिए दिया हुआ 2x + 3y - 7 = 0। तो इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस कितना था? 2x + 3y था ना, 2x + 3y - 7 = 0। 2x + 3y - 7 = 0, इस लाइन का इक्वेशन ये है। मतलब आप क्या समझे कि जो x1 y1 पॉइंट है वो कहां पर लाई करेगा? एक्चुअल में तो लाई करेगा इस ब्लू वाले लाइन पर भी लाई करेगा। मतलब x1 y1 इस इक्वेशन में हम लोग यदि पुट कर दे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन इस तरह से मान लेता हूँ, x - y प्लस 3 = 0 मान लीजिए। इस तरह से एक लाइन का इक्वेशन है। यदि मैं बोलूंगा कि कोई पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? बताइए आप ही। यदि x के वैल्यू में यदि मान लीजिए -6 ले लूं, ठीक है, यस, x के वैल्यू में -6 ले लूं और y का वैल्यू में क्या ले लूं? y का वैल्यू 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा? -6, y के वैल्यू हम इसको +6 मान लेते हैं, या फिर इस तरह से मान लेते हैं। यदि x का वैल्यू में मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ और y का वैल्यू में मान लेता हूँ
क्या मान सकते हैं, y का वैल्यू 9 मान लेते हैं, y का वैल्यू 9। तो क्या होगा, ये जो 6,9 होगा, 6,9, क्या ये लाइन के इक्वेशन जो x माइनस वाई प्लस 3 ये लाई करेगा ना। आप 6,9 इसमें पुट कीजिए, ये पुट कीजिए 6,9, तो क्या हो जाएगा 6 - 9, ये -3 + 3, ये हमारा ओवरऑल 0 हो रहा। मतलब क्या हुआ, यदि LHS इक्वल टू RHS हो रहा, मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पर रहेगा। जी बिल्कुल उसी तरह ये जो P पॉइंट है, मैंने माना x1 y1, यदि इस इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर दूं, y की जगह y1 पुट कर दूं, और ये ओवरऑल यदि 0 हो जाए, मतलब इसको ये कहेंगे कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर भी लाई कर रहा। ठीक है, इतना यदि समझ गए तो मैं क्या करता हूँ, इस x की जगह x1 पुट कर देता हूँ, और x1 मैंने निकाला 3k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1, तो बस पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो पुट कर देता हूँ 2, x1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ, ये x1 एक्चुअल में पुट करेंगे, और x1 हमारा निकाला 3k + 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग नवोदय में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है। तो y1 की जगह मैंने 7k, एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन -7 = 0, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए 7 को उस साइड भेज दीजिए, तो -7 है तो उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ, आप सॉल्व कीजिए, खुद से आप सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, k+1 तो एलसीएम नीचे आ जाएगा, तो k+1 को मैं राइट साइड भेज सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6k + 4 + 21k, 21k -6 इक्वल टू, यहाँ 7 इंटू k+1 लिखिएगा ना, तो इसको मैं तोड़ के डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7k + 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 7k + 7, चलिए तो लिख देता हूँ 7k + 7, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6k + 21k, ये हमारा कितना k हो गया, ये 27k हो गया। एंड ये हमारा 4 - 6, ये हमारा -2 हो गया, इक्वल टू 7k + 7। यहाँ से बताए k को इस साइड ले जाइए, 7k को, तो ये हमारा 20k हो गया, और 2 को उस साइड ले जाइए तो वो हमारा 9 हो गया। तो यानी k का वैल्यू हमारा हो गया 9/20, 9/20। मैंने किस अनुपात में माना था, देखिए k अनुपात 1, तो k अनुपात 1 माना था, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9/20 अनुपात 1 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, 9/20, ये आंसर हो गया 9/20। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। 9/20 किस में है, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैं और एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ए और बी दो पॉइंट था, मैंने ए और बी दो पॉइंट लिया, जिसका कोऑर्डिनेट आपको 2, -2 एंड 3, 7 दिया हुआ था। एक लाइन दिया हुआ था जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा वही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो मैंने के अनुपात 1 मान लिया था। के अनुपात 1 मानने के बाद मैंने के का वैल्यू निकाला। के का वैल्यू कैसे निकाला कि इस लाइन का इक्वेशन जो 2x + 3y - 7 = 0 है, और मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिया, तो x1 y1 तो निकाल लिया। कैसे निकाला है, आप वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और क्या है, ये x1 y1 जो P पॉइंट है वो एक्चुअल में इस लाइन पर भी लाई करता है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यदि मैं x की जगह x1 पुट करूं, y की जगह y1 पुट करूं, तो भी ये ओवरऑल 0 बनना चाहिए, और ओवरऑल 0 बनेगा क्योंकि ये पॉइंट क्या है, लाइन पर लाई कर रहा है। और इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट भी निकाला है। x कोऑर्डिनेट 3k + 2 डिवाइडेड k + 1 है, y कोऑर्डिनेट 7k - 2 डिवाइडेड k + 1। बस इसमें पुट कर दिया, x की जगह x1 बोले तो ये चीज, y की जगह y1 बोले तो ये चीज। देखिए पुट किया, यहाँ से k का वैल्यू निकाला, तो वो हमारा k का वैल्यू 9/20 आया। और रेशियो मैंने माना था k:1 मतलब 9/20:1। यदि हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9:20 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो भी आप बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 94 में आपका क्वेश्चन दिया गया, समीकरणों x y = a एंड x = b का युग्म रेखांकन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = a एंड x = b ग्राफिकली रिवर्जेंट लाइंस व्हिच आर पैरेलल है, मतलब समांतर है कि क्या है, वो पूछा जा रहा। तो इसमें देखिए, इसमें भी मैं वही तरीका अपनाऊंगा कि आप x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, यदि मैं आपसे बोलूं कि y = a कहाँ पर होगा, ये छोड़ दीजिए, यदि मैं बोलूं y = 2 लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो y = 2 बोलने का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 कैसे होगा,
जब यहाँ पर इस ये लाइन होगा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है, तो y इक्वल टू 2 क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट 2 है तो y इक्वल टू 2, कहीं भी आप चले जाइए, मान लीजिए इस पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर भी y इक्वल टू 2 ही मिलेगा। x का वैल्यू तो चेंज कर सकता है लेकिन y का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए, y का इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यदि y के बारे में पूछा जाए तो y इक्वल टू a दिया हुआ है, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है a का वैल्यू, तो y इक्वल टू a किस तरह से होगा, y इक्वल टू a हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा हो गया y इक्वल टू a लाइन। अब बोला गया है x इक्वल टू b, तो जैसे y इक्वल टू a इस तरह से हो गया तो y इक्वल x इक्वल टू b क्या हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमेशा b होना चाहिए। यदि x इक्वल टू 2 होता तो आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो b तो कुछ भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू b, x इक्वल टू b। आप किसी भी पॉइंट पे जाइए वो x का वैल्यू b ही देगा। तो ये जो पॉइंट बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे देखिए दो लाइन जो है x y इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एक दूसरे को मान लीजिए p पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा वो आप बता लीजिए। प्रतिच्छेद तो कर रहा है ना, अब इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। x में कितना डिस्टेंस चले, b डिस्टेंस चले, y में कितना डिस्टेंस चले, a डिस्टेंस चले, मतलब b a हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। मतलब कि इंटरसेक्ट तो कर रहा, प्रतिच्छेद तो कर रहा, किस पॉइंट पे कर रहा, वो b a पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में वही चीज लिखा गया है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट b a, मतलब कि बिंदु b a पर प्रतिच्छेदन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ तो निपटा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95, तो 95 में क्या कहा जा रहा है देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। चलिए तो एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा हमारा मेरा एबीसी त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या समझते हैं, तीनों साइड इक्वल रहता है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। एडी पैरेलल टू बी, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर टू बीसी, तो मतलब ए से डी, एक ये डी हो गया, तो मतलब यही तो हुआ ना, बीसी पर क्या है, लंब है, ये 90 डिग्री बन रहा है, लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चार ऑप्शन दिया, कौन सा सत्य हो ये पूछा जा रहा। देखिए सबसे पहले मैं यदि मान लो आप लोग से, ये तो आप लोग मैंने पहले ही बता दिया कि समबाहु त्रिभुज दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये तो लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये लिख सकता हूँ, तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अब बताइए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, है कि नहीं, दोनों इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को आप लिख सकते हैं ना बी सी बाई टू, बी सी बाई टू, मतलब इसका आधा ही हुआ ना। एक्चुअल में क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे सी डी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी सी डी प्लस बी डी, ये क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनिए। जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा, ये क्या मिड पॉइंट हो गया, बीसी के लिए मिड पॉइंट हो गया। यदि हम सी डी प्लस बी डी करेंगे तो क्या होगा, बीसी होगा, मतलब क्या हुआ कि सी डी क्या हुआ, बीसी का हाफ हुआ, जो सी डी हुआ उसको हम लोग लिख सकते हैं ना बीसी बाई टू लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, सी डी की जगह बीसी बाई टू लिख सकते हैं। बस ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, और सीडी की जगह मैंने क्या लिखा, बीसी बाई टू का स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर, तो सीडी की जगह मैं लिखता हूँ बीसी बाई टू का स्क्वायर, बीसी बाई टू का स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। बीसी बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर है ना, बीसी का भी स्क्वायर टू का भी स्क्वायर, बीसी बाई टू का स्क्वायर तो यही होगा बीसी स्क्वायर बाई फोर। बस इतना यदि जान लिए तो इसको अब क्या कीजिएगा, अब देखिए एसी, एसी और बीसी क्या है, ये तो दोनों तो सेम है ना, एसी, एसी देखिए एसी मतलब सी है, सी ए एसी दोनों बराबर है, और ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो क्या मैं एसी की जगह ए बी पुट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो चलिए एसी की जगह में ए बी पुट कर दिया, एंड बीसी की जगह भी मैं भी क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी पुट कर सकता हूँ, ए बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। एसी क्या होगा, एसी या सी ए जो भी कहें, एसी ए बी के इक्वल तो होगा, मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि ये एक समान समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने एसी की जगह ए बी पुट कर दिया, बीसी की जगह क्या पुट कर दिया, बीसी की जगह भी ए बी पुट कर दिया। क्या बीसी ए बी के इक्वल होगा, होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए अब ये ए बी स्क्वायर बाई फोर को लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई फोर,
इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ये मैंने क्यों पुट किया था, वो ऑप्शन में मैच करने के लिए पुट किया था, ऑप्शन में मैच करने के लिए। आप लास्ट में भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ए सी और बी सी एक्चुअल में तो दोनों सेम ही है ना, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों वेरिएबल के साथ मैं क्यों खेलूं, एक ही वेरिएबल लाऊं। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल, या इसको एसी भी पुट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लास्ट में है क्या, आपको ऑप्शन मैच नहीं करता तो फिर एसी की जगह आपको ए भी पुट करना ही पड़ता। आप कैलकुलेट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, पेज पर लिखिए, फिर आपको दिख जाएगा, ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही ए बी पुट कर दिया, ए बी पुट कर दिया, तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो ये देखिए 4ab² माइनस ए बी स्क्वायर, ये हमारा 3ab², 3ab² बाई 4 हो गया, इक्वल टू हमारा हो गया ए डी स्क्वायर। 4 को इस साइड भेज दीजिए तो आप दिख रहा होगा 3ab² इक्वल टू 4ad²। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए 3ab² इक्वल टू 4ad²। तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मतलब कि जिसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, वो बहुत अच्छी तरह से इस तरह क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। और इस तरह से क्वेश्चन मैंने जो है प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाया था। तो यदि आपके पास समय तो ज्यादा है नहीं, 3 दिन का समय है, तो आप तो उतना कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जो करवा रहा हूँ इसी से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। एंड आप क्या कीजिए कि मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी तो बहुत इजी होता है, मेंटल एबिलिटी का मैंने सारा चैप्टर करवाया है। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए जेएनबी क्लास 11 के लिए, वो आप यदि कर लेते हैं तो आपका मेंटल एबिलिटी बहुत ही धागर तरीके से जाएगा, बहुत अच्छा खासा मार्क्स जो है उसमें आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैथ साइंस वगैरह सारा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। यदि आप किसी भी चैप्टर में यदि आपको लैक महसूस हो रहा, यदि आपको दिक्कत महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जेएनबी क्लास 11 के लिए 2023 में मैंने तैयारी करवाया, उस चैप्टर का एमसीक्यू मैंने करवाया, एमसीक्यू देखिए, आपका ओवरऑल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 की ओर। क्या कहा जा रहा है 96 में, देखिए 96 में कहा जा रहा है यदि समीकरण, ये जो इक्वेशन दिया हुआ कि मूल समान है, रूट्स जो है इक्वल है, तो रूट्स इक्वल होने का कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होता है ना। तो मैंने यहाँ पर डी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, डी इक्वल टू जीरो। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल बी हो जाएगा ना, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। बी क्या होता है, एक्चुअल में आप पढ़े होंगे ए एक्स, ये पढ़े होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्चुअल में बी क्या होता है, जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसी को बी बोलते हैं। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको ए बोलते हैं। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। ये तो पता होना चाहिए, बेसिक है। यदि आपको ये भी पता नहीं है तो आप मेरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आप लोगों का करवाया हुआ है। तो डी इक्वल टू जीरो, क्यों डी इक्वल टू जीरो मैंने पुट किया, क्योंकि मूल समान है। मूल समान होने का कंडीशन यही होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल होता है। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो मैं फॉर्मुला यहाँ पर नहीं लिखूंगा, अदरवाइज चलिए लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बी क्या है, यहाँ पर मैंने बताया कि एक्स के साथ जो है वही बी होगा। तो ये देखिए ओवरऑल बी होगा, इसको स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर करना है ना, तो -2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 हो जाएगा, इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारा, बी स्क्वायर हुआ -4 ए सी, -4 ए सी, 4 क्या होगा, 4 तो 4 लिखेंगे। ए क्या है, ए मैंने बताया एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो हमारा ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ए हो गया। एंड सी क्या हुआ, सी यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने बताया जो कांस्टेंट टर्म है उसी को हम लोग सी बोलते हैं। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट टर्म। ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ चार चार, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, चार चार कॉमन लेके आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या फिर इसको इस तरह से भी तो बोल सकते हैं ना, 4ac प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस इतना इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो यदि ये पूरा टर्म को मैं आरएचएस में ले जाऊं तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये चीज बन जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा ये हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा, इक्वल टू साइड, मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी हो जाएगा ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी मैंने पुट कर दिया, ये चार चार तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो बस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू ए बी सी डी, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार इस तरह कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आप तो गुना करने जानते ही होंगे, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा आपको, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, मतलब इसको आरएचएस में भेज देंगे
तो ये और ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड यहाँ पर भी देखिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए इतना कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या बचा इधर, 2ABCD। इसको क्या कीजिए, आरएचएस में भेज दीजिए, आरएचएस में भेज दीजिए तो क्या बनेगा हमारा, आरएचएस वाला लिख देते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ये, माइनस 2ABCD माइनस 2ABCD इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपको क्या बन रहा है, AD प्लस BC का होल स्क्वायर बन रहा है, AD प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बन रहा ना, AD का होल स्क्वायर, AD प्लस BC का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये चीज का स्क्वायर प्लस ये चीज का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये जो टर्म है ये पूरा क्या बन रहा है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो यहाँ से आप बताइए, ये मैं यहाँ से बॉक्स बना देता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन का था। यहाँ से आप बताइए क्या होगा, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं AD माइनस BC इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। आई होप आप समझ रहे होंगे, AD इक्वल टू BC किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए, डी इक्वल टू 0 होगा क्योंकि मूल समान है, रूट्स इक्वल है, और डी इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC। यहाँ पर बस मैंने वैल्यू पुट किया, बाद में हम जब लास्ट स्टेप पे आए तो वहां पर क्या बना हमारा, AD माइनस BC का होल स्क्वायर बना, मतलब कि AD इक्वल टू BC हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 97 की ओर चलते और 3-4 क्वेश्चन है तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। 97 में कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल, योगफल दिया हुआ मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना, ये -3 दिया हुआ, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 2 दिया हुआ। तो बहुपद द्विघात बहुपद क्या होगा, ये चीज तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या है बहुत इजी पूछ लिया गया। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ये आपका कहा जा सकता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुण, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही तो पढ़े हैं। द्विघात बहुपद बनाने का क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो पढ़े है ना। तो बताइए, सब तो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये 2 दिया हुआ, तो ये चीज हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, इसमें क्या कहा जा रहा है, समीकरणों 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 के आलेख दो रेखा है जो क्या है। तो यहाँ पे देखिए a1 क्या हो जाएगा, a1 हमारा हो जाएगा 2, a2 हमारा हो जाएगा 3, उसी तरह b1 हमारा हो जाएगा 3 एंड b2 हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए a1 बाई a2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बन रहा है कि नहीं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई 2 क्या 2 बाई 3 नॉट इक्वल टू 3 बाई 2 है कि नहीं। तो जब होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसको क्या बोलते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। समपाती में क्या होता है, समपाती में तीनों इक्वल हो जाता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, और समांतर में क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये सारा कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें हमारा साफ साफ दिख रहा है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब कि एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है तथा b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो a प्लस b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये भी दो तरीका से मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होगा कि a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो क्यों ना a को ही हम लोग 5 कंसीडर कर लेते हैं, a इक्वल टू 5 कंसीडर कर लेते हैं, एंड b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है तो इस b को 7 मान लेते हैं, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, तो 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, पहला तरीका समझ में आ गया ना, पहला तरीका मैंने a को 5 मान लिया, b को 7 मान लिया, तो उसका न्यूनतम गुणनखंड 5 हो जाएगा a के लिए, और b का न्यूनतम गुणनखंड हमारा 7 हो जाएगा, तो a प्लस b 12 हो गया, तो 12 का न्यूनतम गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा तरीका ये है कि a का न्यूनतम गुणनखंड हमारा 5 है, मतलब क्या होगा, a कोई ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, समझ रहे हैं ना, ऑड नंबर होगा। यदि मान लीजिए इवेंट नंबर हो जाता, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑड नंबर होगा, यदि इवेंट नंबर हो जाता, मान लीजिए इन द केस कि ए एक इवेंट नंबर हो जाता, तब तो इसका क्या होता, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाता ना, 2 तो सभी अब 2 जो है
वो सभी इवेन नंबर को पूरी तरह से कैंसिल आउट करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो यदि ये इवेन नंबर हो जाता तो वो न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाता है। इसलिए मैंने इससे ये अंदाजा लगा लिया कि ए जो है ऑड नंबर होगा। उसी तरह बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 7 है, मतलब बी भी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। यदि वो इवन होता तो 2 हो जाता न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो बताइए आप एक चीज पढ़े होंगे, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, एक चीज आप पढ़े होंगे, ऑड प्लस ऑड। आप 1 प्लस 3 ले लीजिए, 3 प्लस 5 ले लीजिए, 7 प्लस 13 ले लीजिए, जो भी लीजिए, तो ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। अब जब ये इवेन हो गया, इवेन के लिए न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैंने दो तरीके से आप लोग बता दिया, जो तरीका आपको इजी लगे, दो तरीका आपको समझ में आए, वो तरीका आप फॉलो कीजिए। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 27 आता है। तो 121 से भाग दिए तो वो शेषफल हमारा 27, वो संख्या मान लीजिए x है, इसको यदि 121 से डिवाइड किए तो हमारा शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 27 आया, 27 आया। तब इसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 11 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हुआ, 11 का मल्टीपल है ना, 121 क्या हुआ, 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 11 है, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, डायरेक्ट आप सिंपली 27 को डिवाइड कर दीजिए, इसमें शेषफल क्या आएगा, 11 दूनी 5 मतलब 5 आ जाएगा। तो 5 किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका। मतलब क्या हुआ कि 120 से डिवाइड किया तो 27 शेषफल आया, और ये तो 11 के मल्टीपल में, तो ये पहला तरीका हुआ। 27 को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो 5 शेषफल आ गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे भाज्य मैंने क्या माना, x माना है, तो भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक 121 गुना भाजक गुना भागफल, भागफल मान लीजिए a आया है, मान लीजिए a आया भागफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो हमारा 27 है, 27 ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, 11 के केस में 11 को उसी से डिवाइड कर रहे हैं ना x, ठीक है। इस केस में भी कुछ आएगा, मान लीजिए भागफल b आया एंड शेषफल कुछ आ जाएगा, शेषफल कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, शेषफल मान लीजिए c आ गया, शेषफल c आ गया, तो हमको c का वैल्यू फाइंड करना, तो क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक क्या होगा 11 इंटू बी प्लस शेषफल, शेषफल c आएगा, इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह से इसको नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ इस तरह से इसको करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ कि देखिए x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, ठीक है, प्लस यहाँ से 27 को क्या लिख सकता हूँ, 22 प्लस 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए इन दोनों में 11 कॉमन निकाल लीजिए, 11 यदि कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा बताइए, 11a प्लस 2 प्लस 5। अब देखिए ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसके जगह मैं b पुट कर देता हूँ, इसके जगह मैं b पुट कर देता हूँ। a की जगह कुछ भी हो सकता है ना, a की जगह मान लीजिए 2 हुआ तो 22 प्लस 2, 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24, तो b का 24 हो जाएगा वैल्यू, प्लस 5। तो ये क्या हो गया 11 के केस में, अभी जब 120 जो भाजक था, तो 120 से जब डिवाइड किया तो ये हमारा शेषफल गिना रहा था। तो ये इस केस में देखिए, इस केस में ये भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो 11 से 11 क्या होगा इस केस में, 11 हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया ना। तो जब 11 से डिवाइड किए किसको, x को, तब हमारा शेषफल क्या आया 5 आया। तो इस तरह से भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसका शेषफल जो है 5 आएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए। मेरे पास समय की कमी है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाया। यदि आप लाइक करते हैं, यदि आपका सपोर्ट मिलता है, यदि आप ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं तो, और यदि आप कमेंट करते हैं कि और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल आप लोग के लिए बनाऊंगा। अदरवाइज यदि आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि टाइम की कमी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड स्वस्थ रहिए।